सर वॉइस नहीं आ रही। ये आवाज जा रही? हेलो। यस सर, अब आई। अब जा रही है? सबको जा रही है यस आवाज? सर। आ रही है, बहुत कम आ रही नाउ आर यू गेटिंग इट? बहुत हल्की आ रही है। सर वी आर गेटिंग बट बहुत स्लो आ रही है सर। हेलो। हेलो। जी सर, अब आई ठीक। जी सर आ रही है। आ रही अब इसके बाद? जी जी आ रही है सर। ओके ओके, दैट्स गुड। या देखिए, आज की क्लास में मैंने एलटी की क्लास नहीं लिया, कारण है कि टॉपिक तीन जगह सेम है। मैंने देखा था उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन में कांथापुरा आपका राजा राव का वर्क है, वो चीज़ एलटी में भी मैंने देखा और जीआईसी में भी मैंने देखा। तो जीआईसी में मुझे ऑलरेडी लेना था राजा राव को, मैंने कल से ही डिसाइड किया था, बट यस्टरडे आई कुड नॉट टेक क्लास। तो आज मैंने प्रायोरिटी में रख करके जीआईसी पे ही बात करना सोचा। और मैंने ये कहा कि मैं ये लेक्चर उन उन जगहों पे शेयर कर दूंगा, तो जो लोग वहाँ से जुड़े हैं, पढ़ाना वही था, तो हर जगह जा करके वो सारी चीज़ें नहीं हो सकती थी, किसी एक प्लेटफॉर्म पे मैं उसे ले सकता था। तो उसके बाद आई हैड डिसाइडेड कि मैं जीआईसी के प्लेटफॉर्म पे ले रहा हूँ और फिर इसको वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। ये चीज़ मैंने डिसाइड सर किया था। वॉइस बहुत कम आ रही है आपकी। नाउ आर यू गेटिंग इट? अब जा रही है? जी हाँ जी। सर आ रही है, आपने लग रहा है उल्टा लगा लिया था। नहीं, हमने तो वैसे पहले तो ऐसे ही लगाते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, ये तो अभी सामने जा करके किए हुए हैं। बट आई डोंट नो, फिर से एक बार मुझे लेट मी सर अब सर बार हल्की आ रही है, बार बार हल्की हो जा रही है। या अब जा रही है आवाज़? जी सर, अब आ रही है। या ओके। सो आई वाज टेलिंग यू कि हम लोगों को किस पे बात करना है, कांथापुरा पे बात करना है, राजा राव पे बात करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम उसी किताब से या कुछ और भी चीज़ें हैं जिसे लेकर के मैं शेयर करूंगा। जस्ट लेट मी रिकॉर्ड दिस सेशन। Today's class we are going to talk about what? Yeah, I myself is going to deliver a lecture on Raja Rao's कांथापुरा। राजा राव की बायोग्राफिकल स्टडी होगा, कांथापुरा को लेकर के हम बात करेंगे और क्या क्या पॉइंट्स हैं उसको लेकर के हम बात करेंगे। तो सेम वही चीज़ होगा कि स्क्रीन को शेयर करके ही हम सारी बातें करेंगे। और उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ उनकी लाइफ को लेकर के हैं। और राजा राव ऑलरेडी हम जानते हैं कि वो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में एक बड़ा नाम है। राजा राव जो कॉलोनियल इंडिया के प्रोडक्ट रहे हैं। उस समय ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश राज में उन्होंने जो इंडिया देखा उसी का जिक्र उन्होंने खास करके जो गांधीयन मूवमेंट था, सर जो असहयोग। सर आपकी वॉइस जी। नहीं आ रही है सर। सबके साथ दिक्कत है? जी सर। सर हमें लगता है माइक दूर है सर। सर नहीं आ रही है। नाउ अब जा रही है? यस सर। सर ईयरफोन जब आप पास करते हैं तब आती है, नहीं तो फिर स्लो हो जाती है ठीक उसी तरीके ठीक है, से। हम अब हम पास करके ही कर रहे हैं। सो आई वाज सर आप टेलिंग अपना यू वो कि जो नेक बैंड वाला लगाते थे उसमें ज्यादा क्लियर रहता था। ठीक है ठीक है, अभी तो वो चार्ज नहीं है, अभी अभी तो इसी से करना पड़ेगा। सो मैं ये बात कर रहा था कि हम लोगों को नाउ अभी आवाज़ जा रही कि नहीं जा रही? जी सर आ रही है। आ रही है अच्छा पर ओके। हल्की आ रही है सर बहुत। नाउ अब जा रही है? जी हाँ यस सर 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 अब आ ऐसा। अब रही है। एकदम ओके है। जी जी अब आ रही है। अच्छा ओके। So I was telling you कि in today's class we are going to talk about what? We are going to talk about राजा राव का कांथापुरा पे बात करेंगे। और जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं कि राजा राव इज़ अ वेल नोन नावलिस्ट, इंडिया के इंडियन राइटिंग इंग्लिश में एक बड़ा नाम है। और जो राजा राव है वो कॉलोनियल इंडिया की देन है। जब भारत गुलाम था, जब भारत में ब्रिटिश राज था और ब्रिटिश राज में तमाम तरह की जो है गांधीयन मूवमेंट को देखने को मिला।
और किस तरह से असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सो मेनी थिंग्स यू फाइंड। जो हमारा नेशनल मूवमेंट था उसमें आप देखते हैं कि उन सब में क्या क्या चीज़ें थी। तो उसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर के उन्होंने कांथापुरा नाम का नावल लिखा है, जिसका सेटिंग आप कह सकते हैं कि साउथ इंडिया के एक विलेज में दिखाया गया है। वहाँ की लोकल कल्चर को लेकर के, वहाँ की देवी को लेकर के, वहाँ के जो गांव है उस गांव में जो रहने वाले लोग हैं किस कास्ट के हैं, और उनमें कैसी जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि यूनिटी भी है, और यूनिटी के साथ साथ अगर देखा जाए तो डाइवर्सिटी वहाँ पे देखने को मिलती है, लैंग्वेज के नाम पर, कल्चर के नाम पर, वे ऑफ लिविंग के नाम पर, सो मेनी थिंग्स। लेकिन जब भी भारत की अस्मिता की बात आई, भारत की स्वतंत्रता की बात आई, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है आंदोलन शुरू करने की बात आई, गांधीयन मूवमेंट का प्रभाव जब गांव-गांव में चला, तो कैसे गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए, कैसे उन लोगों ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया, उन सारी चीज़ों को लेकर के क्या किया गया, कांथापुरा में बात की गई है। तो मैं जो डिटेल में चलूँगा कि राजा राव का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के मैं बात करूँगा, फिर मैं कांथापुरा को लेकर के बात करूँगा। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। या तो आज की क्लास में जो हम लोग बात कर रहे हैं, किसको लेकर के बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट राजा राव का जो कांथापुरा है उसको लेकर के बात करेंगे, और राजा राव के बर्थ को, उनके मीन्स उनके जन्म को, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो व्हेन आई टॉक अबाउट दिस मैन स्पेशली राजा राव, यू विल कम टू नो कि राजा राव जो इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में एक बड़ा नाम है। उनका अपना एक तरीका था किसी भी इवेंट को डिस्क्राइब करने का या बताने का। नावल में वो एक बड़ा नाम है। तो सबसे पहला चीज़ की जो राजा राव है, ही वॉज बॉर्न इन 1908। वी आर टॉकिंग अबाउट हु, वी आर टॉकिंग अबाउट राजा राव। हम लोग राजा राव के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला चीज़ की born on born on 8th November, November in 1908। ये एक पहला पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है। और उनकी मौत कब हुई है? 2006 में। डाइड इन 2006, died in 2006। So you find that ki Raja Rao, a big name, a very popular name in India, writing in English, he was born in 8th November, on 8th November in 1908। उनका जो जन्म हुआ है कब हुआ है? 1908 में हुआ है। उनकी मौत कब हुई है? 2006 में हुई है। और एक अच्छी खासी ज़िंदगी जिसे कहा जा सकता है, 98-99 साल के आसपास उन्होंने लाइफ को जिया। शतक नहीं मार पाए थे, दैट इज़ अनदर थिंग, लेकिन वो एक लंबी ज़िंदगी उनको ईश्वर ने अता की, और उसमें उन्होंने बहुत सारे काम किए। तीसरा पॉइंट है कि जो राजा राव है उनकी फैमिली कैसी थी, किस फैमिली से वो बिलोंग करते थे। यू विल कम टू नो कि वो एक तरह से जो प्रिंसली स्टेट जो मैसूर उस समय था, चूँकि मैंने बताया कि कॉलोनियल इंडिया या ब्रिटिश इंडिया की वो देन है। और उस समय मैसूर जो कर्नाटका का हिस्सा था, वहाँ पर वो एक ब्राह्मीण फैमिली में पैदा हुए थे। ही वॉज बॉर्न इन अ ब्राह्मीण फैमिली। ही वॉज बॉर्न इन अ ब्राह्मीण फैमिली। तो अगर आप देखेंगे तो कि उसमें क्या है कि ही वॉज बॉर्न इन अ ब्राह्मीण फैमिली, कहाँ पर? कर्नाटका। कर्नाटका कर्नाटका। तो अगर मैं इस पॉइंट को लेकर के बात करूं तो बहुत सिंपल सा है कि वो इस फैमिली में पैदा हुए थे, दैट वाज अ ब्राह्मीण फैमिली। और कहाँ पे? कर्नाटका में। सो इन दिस वे यू फाइंड कि दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखने वाली चीज़ है कि वॉज बॉर्न इन अ ब्राह्मीण फैमिली, कर्नाटका। नाउ द फोर्थ पॉइंट विच यू हैव टू गो, दैट इज व्हाट फोर्थ पॉइंट, कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में जैसा मैंने बताया कि काफ़ी बड़ा नाम है।
और उनका अपना जो थॉट था मेटाफिजिक्स से वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। इसके अलावा अगर हम उनके वर्क को लेकर के बात करें या उनके अपने लाइफ को लेकर के बात करें, तो एक तो सबसे पहला चीज़ कि ही वॉज द प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया। ही वॉज द प्रोडक्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया। पांचवा पॉइंट, he was much influenced by Gandhi ji। He was much influenced by Gandhi ji. So what do you find? You find here कि he was much influenced by Gandhi ji एंड कॉलोनियल इंडिया के प्रोडक्ट थे। तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये तो उसी से पता चलता है कि अगर 1908 ईस्वी में पैदा हुए तो कॉलोनियल इंडिया ही था। और ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। अब उसके बाद एक चीज़ आता है कि वो जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट, he participated in Quit India movement, QUIT, Quit India movement। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ही पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट, ही वाज मच इन्फ्लुएंस बाय गांधी जी, ऑल दिस थिंग्स वी नो। और क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? 1942 में। ही पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, उसमें राजा राव का एक अपना गांधी जी से प्रभावित होकर के वो उसमें पार्टिसिपेट किए थे। इसके अलावा अगर आप उनको ये देखेंगे कि उनको क्या क्या अवार्ड्स मिले हुए हैं या उन्होंने और क्या क्या काम किया हुआ है, तो यू विल कम टू नो कि काफ़ी उनका अपना लाइफ जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। और बाहर उन्होंने काफ़ी समय गुजारा। फिलासफी में उनका अपना प्रोफेसर भी वो थे। तो एक नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, दैट इज द सेवेंथ पॉइंट, ही वॉज अ प्रोफेसर of philosophy he was a professor of philosophy at the University of Texas, at the University of Texas। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, वहाँ पे वो थे। तो इनका इसी से पता चलता है, एट ऑस्टिन फ्रॉम 1960 टू 1986, एट ऑस्टिन, AUSTIN, एट ऑस्टिन फ्रॉम 1960 टू 1986। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में उनका अपना वो था, जिसमें जो है अगर आप देखेंगे एक पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। एक तो क्वेश्चन ये जरूर पूछा जाएगा वो प्रोफेसर किस सब्जेक्ट में थे। प्रोफेसर वो जिस सब्जेक्ट में थे उसका क्या नाम है? फिलोसफी में। किस में वो प्रोफेसर है? फिलोसफी में। एक पॉइंट है। कहाँ पे प्रोफेसर रहे हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में रहे हैं। ऑस्टिन कब से कब तक रहे? 1960 से 1986 में। तो अगर आप देखेंगे कि इस तरह के कुछ ऐसे लोग थे जो दूसरे डिसिप्लिन में थे लेकिन उनका काम लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा रहा है। उन्हीं में से एक नाम ये भी है, मुल्क राज आनंद को भी आप देख सकते हैं कि मुल्क राज आनंद जो है दूसरे डिसिप्लिन में थे लेकिन उनका काम किस तरह से जो है इसमें रहा। तो दिस थिंग्स यू फाइंड कि यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में वो प्रोफेसर रहे हैं at Austin from 1960 to 1986। Now the next point, that is the eighth point। When you talk about the eighth point, तो एक चीज़ ये आता है कि आखिर इनका अपना लाइफ और कैसे था, खास करके इनका मैरिज किसके साथ हुआ और क्या चीज़ें रही हैं।
तो एक चीज ये ध्यान में रखना है कि इन सर 1931 एक्सक्यूज या मी सर, या भाई आपने क्या लिखवाया है कि 1960 टू 1966? इतने समय तो वो वहाँ प्रोफेसर थे। नहीं नहीं सर, मेरी बुक में मैंने पढ़ा है तो उसमें 96 1986 लिखा हुआ 19 है। 1960 लिखवाया है, आप बुक में है 1966। नहीं, बट इन माई बुक देयर इज 1960 1960। ओके सर, करेक्ट 60 है ना? हाँ 1960। ओके सर, ओके। दूसरा पॉइंट आ रहा है कि वो कौन सा पॉइंट आ रहा है, दूसरा पॉइंट ये आ रहा है कि व्हेन यू टॉक अबाउट दिस मैन, खास करके ये जो रहे हैं, तो जब आप इनके बारे में बात करते हैं तो फ्रांस में इन 1931 ही मैरिड एक फ्रेंच लेडी थी, उससे उनकी शादी हुई थी। और उसका जो नाम है कि उसमें अगर आप देखेंगे उसकी उनकी शादी कैमिले माउली से हुई। ही मैरिड कैमिले माउली, CAMILE कैमिले माउली, MOULY। ये एक इम्पोर्टेंट, किस ईयर में शादी हुई ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक फ्रेंच लेडी से उनकी शादी होती है। और उस फ्रेंच लेडी का क्या नाम है, उस फ्रेंच लेडी का नाम है कैमिले माउली। दिस इज द पॉइंट। दूसरा चीज ये रहा है कि इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे कि ये मैरिज उनकी 1931 में होती है, लेकिन उसके बाद उनको सेकेंड टाइम में इस ये मैरिज 1949 में ब्रेक हो जाती है। उसके बाद वो दोबारा शादी करते हैं, और किसके साथ करते हैं, कैथरीन जोन्स के साथ। और 1986 में वो फिर शादी करते हैं सुजान वॉगट के साथ। तो इस तरह से उनका मैरिज का जो लाइफ था वो बहुत सक्सेसफुल नहीं था। उनको जो अब क्या हुआ, व्हाट वाज द रीज़न, उनकी वाइफ का डेथ हुआ या और भी जो भी चीज़ें रही हो उसमें नहीं। लेकिन हम वो एक चीज़ इतना बता देना चाहते हैं कि किससे किससे उनकी शादी हुई है। 1965 में उनकी जो मैरिज होती है कैथरीन जोन्स से। कैथरीन जोन्स 1986 में उनकी जो शादी होती है सूजन वॉट, VAUGHT, सूजन वॉट से उनकी शादी होती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो उनका लाइफ का रहा है, तो एज अ नावलिस्ट और एज अ स्टोरी राइटर वो काफ़ी फेमस हुए थे। लेकिन उन पर काम करने से पहले अगर आप देखेंगे तो वो एक जर्नल से भी जुड़े थे, खासकर 43 और 44 में। तो जो वो जर्नल से जुड़े थे, इफ़ आई टॉक अबाउट दैट इज़ द 10th पॉइंट। अगर आप उसमें देखेंगे तो जिस जर्नल से वो जुड़े थे उसके को एडिटर थे, और उसका नाम था टुमारो। he co-edited a journal from Bombay, a journal from Bombay from Bombay called Tomorrow, called Tomorrow। किसके साथ उन्होंने किया था, यू विल कम टू नो कि अहमद अली के साथ, विद अहमद अली। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस तरह से अगर आप देखते हैं कि बॉम्बे में वो एक जर्नल, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो एक जर्नल से जुड़े थे, उसके को एडिटर थे, और किसके साथ, अहमद अली के साथ। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि वो जो है एक जर्नल से जुड़े थे, और उस जर्नल का क्या नाम था, टुमारो, और किसके साथ, अहमद अली के साथ। इनका इस फील्ड में भी कंट्रीब्यूशन रहा है। दूसरा चीज़, एक चीज़ ये रहा है कि उन्होंने एक बायोग्राफी, गांधी जी की बायोग्राफी लिखी है 1998 में, जो पब्लिश हुई है।
और उसका नाम था अ ग्रेट इंडियन वे, अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। तो एक एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना है कि दैट विल बी द 12th पॉइंट, दैट इज द 12th पॉइंट कि ही रोट द बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी महात्मा गांधी he wrote the biography of Mahatma Gandhi, uh, published in 1998। कब पब्लिश होती है? 1998 ईस्वी में पब्लिश होती है, पब्लिश्ड इन 1998। जब 1998 ईस्वी में पब्लिश होती है तो उसका जो नाम था क्या था? अ ग्रेट इंडियन वे, अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, इन टाइटल्ड अ ग्रेट इंडियन वे, इंडियन वे, अ ग्रेट इंडियन वे, अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। सो यू फाइंड कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें नोट करना चाहिए कि 1998 ईस्वी में उन्होंने गांधी की बायोग्राफी लिखी या पब्लिश हुआ और उसका क्या नाम था? अ ग्रेट इंडियन वे, अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये एक पॉइंट है जो हमें नोट करना चाहिए, हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये कंट्रीब्यूशन किसका रहा है। दिस वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस मैन, अ ग्रेट इंडियन वे, अ लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उसके बाद एक और पॉइंट है जो हमें ये समझना है कि इस तरह से उनके कुछ छोटे छोटे काम चल रहे थे। लेकिन अब अगर आप बात करते हैं उनके वर्क्स को लेकर कि इफ़ आई टॉक अबाउट हिज वर्क्स, तो उनका जो वर्क्स है यू विल कम टू नो हिज वर्क्स। एक सबसे इम्पोर्टेंट वर्क उनका कांथापुरा जो नावल है, कांथापुरा 1938 में आई है। दूसरा द सरपेंट एंड द रोप। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, उनके वर्क का नाम द सरपेंट एंड द रोप 1960 में। तीसरा नेक्स्ट जो उनका वर्क है द कैट एंड शेक्सपियर, अ टेल ऑफ इंडिया, द कैट एंड शेक्सपियर, द कैट एंड शेक्सपियर, अ टेल ऑफ इंडिया, अ टेल ऑफ इंडिया 1965। कॉमरेड क्रीलॉव, फोर्थ कॉमरेड किरीलॉव, KIRILLOV, कॉमरेड किरीलॉव 1976 में आई है, यहीं पे आप लिख लीजिए 1976, 1976। दिस इज 1976। सो यू फाइंड कि ये वर्क रहा है। अब इसमें से अगर आप देखते हैं कि ये जो वर्क रहे हैं, ये एक और जैसे उनका है द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स, पांचवा द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स, 1998।
So when you go with these works, especially then you will come to know कि रियली में उनका अपना जितना था सारा सेटिंग इंडिया को लेकर, इंडिया के पर्सपेक्टिव में, दो ही लिव्ड इन फ्रांस, मैरिड देयर, बट ऑलवेज ऐसा लगता था कि उनको इंडियन कल्चर से काफ़ी मोहब्बत थी। एक जो अगर एक कहा जाए कि जो उनका अपना वतन था, चाहे उसमें अच्छाई हो बुराई हो, जो भी उन्होंने देखा उसको उन्होंने उकेरा, दुनिया के सामने रखा। और कांथापुरा में जो उन्होंने नेशनल मूवमेंट को लेके बात किया है वो अपने में अमेजिंग है कि बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने दिखाया है। एक बार मैं उनके वर्क को दोबारा आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, एंड यू विल कम टू नो कि जो वर्क है वो कौन सा है। कांथापुरा 1938 में नावल है, द सरपेंट एंड द रोप, ये भी नावल है, ये 1960 में आया हुआ है। कांथापुरा में जैसे मैंने बताया कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर के जो तमाम जगहों पे फैला हुआ था उसका जिक्र किया गया है। स्पेशली कर्नाटका में, कर्नाटका के एक गांव में जिसका नाम कांथापुरा है, उस वहाँ पे उसका क्या असर था उसको लेकर के उन्होंने बात की है। जो उनका नावल द सरपेंट एंड द रोप है, यह एक तरह का ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है कि एक यंग इंटेलेक्चुअल जो ब्राह्मण फैमिली का लड़का है, कैसे वो जो है स्पिरिचुअल सीकिंग के लिए इंडिया, फ्रांस और इंग्लैंड की यात्रा पर जाता है। तो द सरपेंट एंड द रोप खुद इनकी ज़िंदगी के ऊपर आधारित नावल है, यह एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल कहा जा सकता है। उसमें उन्होंने दिखाया कि ज़िंदगी में अध्यात्मवाद की तलाश के लिए, शांति की तलाश के लिए वो कई राष्ट्र में, फ्रांस भी गए और इंग्लैंड भी गए, इंडिया में भी वो तो पैदा ही हुए थे, लेकिन लास्ट में उन्होंने देखा कि सब कुछ उनको कहाँ से मिलता है, स्पिरिचुअलिटी की जहाँ तक बात आती है उनको इंडिया से ही नसीब होता है, वह यहाँ पे आते हैं। और इसके अलावा इसी नावल में द सर्पेंट एंड द रोप में उन्होंने ईस्टर्न और वेस्टर्न जो फिलॉसफी है, जो कल्चर है, जो उसके बीच के डिफरेंसेस हैं, उसको भी लेकर के उन्होंने क्या किया, इस पे जिक्र किया हुआ है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट नावल द कैट एंड शेक्सपियर, अगर आप द कैट एंड शेक्सपियर की बात करते हैं तो यू विल कम टू नो कि ये जो नावल द कैट एंड शेक्सपियर है, इंडिया में ही इसका सेटिंग है और इसमें उसी तरह की बात की गई है जो सरपेंट और रोप में जो बात की गई है, वही दर्शन, वही सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर भी बात किया गया है। जो नावल इनका कॉमरेड क्रिलॉव है, इसमें जो है कम्युनल हैट्रेड फीलिंग को भी आप देख सकते हैं कि कॉमरेड, यह एक शॉर्ट नावल रही है लेकिन इस नावल में कम्युनिज्म का को देखने को मिलता है और कुछ हैट्रेड फीलिंग्स को भी हम यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। और जो मैंने आपको एक और नावल बताया है द चेस मास्टर एंड हिज मूव्स, इसमें अगर आप देखेंगे उन्होंने वेरियस कल्चर को और उस कल्चर मतलब कि डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, उनके अपने कल्चर हैं, फिर भी वे अपनी आइडेंटिटी को कैसे मेंटेन किए हुए हैं कि एक डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट पीपल एक साथ कैसे रह सकते हैं और कैसे उनकी आइडेंटिटी कायम है। चेस मास्टर एंड हिज मूव्स में उन्होंने इसको लेकर के बात किया हुआ है। अब अगर आप देखेंगे कि ये तो मैंने उनके नावल को लेकर के बात किया था कि उनके नावल कौन कौन से आए हैं, लेकिन उनका जो कुछ और फिक्शन रहा है, और वो फिक्शन का मतलब कि शार्ट स्टोरी का जो उनका कलेक्शन था, तो अब मैं उनकी शार्ट स्टोरी को लेकर के बात करूँगा। हिज शार्ट स्टोरी, हिज शार्ट स्टोरी, उनका जो शॉर्ट स्टोरी है द काऊ ऑफ द बैरिकेड्स, ऑफ द BARRICADES, द काऊ ऑफ द बैरिकेड्स 1947। दूसरा द पुलिसमैन एंड रोज, द पुलिसमैन एंड रोज 1978। तीसरा ऑन द गंगा घाट, नाइनटीन एटी नाइन। तो ये चीज़ें आप देखेंगे कि ये उनका क्या रहा, ये उनका
शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन। तो उनकी शॉर्ट स्टोरी में द काउ ऑफ द बैरिकेड ये पूछा जा चुका है, इसे हमें पता होना चाहिए, केवल नाम अकेले, अब क्या है क्या नहीं उसके अंदर नहीं जाना। द काउ ऑफ द बैरिकेड 1947 में, द पुलिस मैन एंड रोज एंड द रोज, द पुलिस मैन एंड द रोज 1978 में। इसके अलावा आप देखते हैं कि एक उनका और रहा है ऑन द गंगा घाट 1989 में। ये उनका क्या था, ये उनका जो है आप कह सकते हैं कि स्टोरीज का कलेक्शन रहा है। बाकी उनका नॉन फिक्शन वर्क जैसे एक टुमारो जर्नल से जुड़े थे, ये हमें पता होना चाहिए कि टुमारो एक जर्नल रहा है। और एक उनका प्रोज वर्क रहा है कि द मीनिंग ऑफ इंडिया एसेज। तो नॉन फिक्शन भी मैं यहाँ लिखवा दे रहा हूँ, नॉन फिक्शन। व्हेन यू टॉक अबाउट दिस मीन्स नॉन फिक्शन, तो उस नॉन फिक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जर्नल का नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, टुमारो, TOMORROW। उसके अलावा एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है, वह क्या है कि द मीनिंग ऑफ इंडिया, द मीनिंग ऑफ इंडिया। द मीनिंग ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है द ग्रेट इंडियन वे, द ग्रेट इंडियन वे। द ग्रेट इंडियन वे। These are the points which we have to remember. Now the next thing which you have to go, कि अगर हम कि उनके नावल को लेकर डिस्कस करेंगे तो आपका क्या रहा है, वो कांथापुरा जो उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट नावल है, उसमें से कुछ चीज़ों को लेकर के हम बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ें हैं। लेकिन कांथापुरा अगर हम जिन चीज़ों को लेके बात करें, हम मोटी मोटी बातें करेंगे, कुछ फैक्ट्स हम आपको लिखवा दे रहे हैं, लेकिन आपको करना क्या है कि उससे रिलेटेड चीज़ें एक बार उसकी स्टोरीज को या उन सारी चीज़ों को जो है आपको क्या करना, अच्छे ढंग से कवर कर लेना है। और KANTHAPURA हम इस नावल को लेकर के डिस्कस करेंगे, कांथापुरा। सबसे पहला चीज़ कि कांथापुरा इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनल नावल, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ रीजनल नावल, REGIONAL। ये हम सारे लोगों को पता है कि रीजनल नावल एक पार्टिकुलर रीजन में उसकी सेटिंग दिखाई जाती है। जैसे RK नारायण का सेटिंग ज़्यादातर नावल का कहाँ रहा, मालगुडी में रहा है, थॉमस हार्डी का वेसेक्स में रहा है। ऐसे ही कांथापुरा का जो ये नावल है कांथापुरा, यह ऑलरेडी एक गांव का नाम है कांथापुरा, वहाँ पर उसकी सेटिंग है जो कर्नाटका में साउथ इंडिया में रहा है। और एक रिमोट विलेज है, वहाँ पर इंडियन नेशनल मूवमेंट का या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सर आपकी क्या आवाज असर बहुत है। हल्की आ रही है। हेलो, क्या जी सबको सर आवाज़ हल्की जा बहुत। रही है? जी सर, अभी सही आ रही है। अब जा रही है आवाज़? जी सर। अब ठीक आ रही है। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट व्हाट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, कांथापुरा को लेके मैं बात कर रहा था कि कांथापुरा जो नावल है वो किसका एग्जाम्पल है, रीजनल नावल का एग्जाम्पल है। और रीजनल नावल वह नावल होता है जो एक पार्टिकुलर जगह पर उसकी सेटिंग होती है, पार्टिकुलर रीजन में होता है। यहाँ पर जो आप सेटिंग उसका देख रहे हैं, वह सेटिंग किस जगह पर है, वह सेटिंग कांथापुरा नाम की एक गांव में आपको देखने को मिलती है। एंड यू विल कम टू नो कि यह जो गांव है वहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्या असर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से लोग कितना प्रभावित हैं। तमाम जातियां हैं, उनके अपने कल्चर अलग हो सकते हैं, लेकिन उन सब में डाइवर्सिटी होते हुए भी यूनिटी है। देश के नाम पर वे लोग इकट्ठा हैं और अपने अपने ढंग से वो सारी चीज़ों का रोल प्ले करते हैं। तो अगर ये आता है कि कांथापुरा क्या है, कांथापुरा इज द नेम ऑफ अ विलेज, और उसी विलेज के ही नाम पर नावल का नाम रखा गया है। तो कांथापुरा आपका क्या है,
इट्स द नेम ऑफ द विलेज, और उसी विलेज के ही नाम पर उसको रखा गया। और किसका एग्जाम्पल है? रीजनल नॉवेल का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, वो क्या ध्यान में रखना है कि इसका जो आप कह सकते हैं कि जो नरेटर है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वह नरेटर कौन है? एक विलेजेस ओल्डर वुमेन है। द नरेटर इज, पूरी घटना को जिसके माध्यम से बताया गया, द नरेटर इज अ विलेज ओल्ड वुमेन। जो नरेटर है वह क्या है? वह एक ओल्ड वुमेन है जो विलेज की, उसके माध्यम से। और उसका नाम क्या है? नेम्ड अचक्का। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अचक्का, ACHAKKA। अचक्का। सो यू फाइंड दैट कि जो नरेटर है वो कौन है? विलेज ओल्ड वुमेन, गांव की सबसे जो बूढ़ी औरत है, उसके माध्यम से पूरी की पूरी बातें सुनाई गई है। और नावल में किसको लेकर के, कौन सा सब्जेक्ट मैटर है? यू विल कम टू नो कि नावल में जो सब्जेक्ट मैटर है वह क्या है? इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। कौन सा सब्जेक्ट मैटर है? इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडिपेंडेंस मूवमेंट, DENC, इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। सो एक ये पॉइंट रहा। चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट, स्पेशली गांधी का जो मूवमेंट था, उसका असर कहाँ पर है, कैसे चीजें हैं। और जो नावल है वो एक तरह से स्थल पुराण के रूप में, स्थल पुराण की एक पार्टिकुलर स्थल को आइडियलाइज करने की कोशिश की गई। कांतापुरा जो गांव है उसको आइडियलाइज करने की कोशिश की गई, आदर्शवादी गांव के रूप में दिखाने की कोशिश की गई कि वहाँ के लोग कितना आप कह सकते हैं कि कॉन्शस है, खासकर अपने देश की स्वतंत्रता को लेकर के, और कैसे जो है वे उस मूवमेंट में भाग लेते हैं। इसके अलावा नॉवेल में ये दिखाया गया है कि जो गांव है उस गांव की एक अपनी देवी है जिनका नाम केंचम्मा है। अ लोकल डेटी नेम्ड केंचम्मा। अ लोकल डेटी, DEITY, नेम्ड केंचम्मा, CHAMMA, नेम्ड केंचम्मा। तो जो उस पे लोगों का विश्वास है, तो यह एक तरह का धार्मिक विश्वास भी वहाँ के लोगों का शेयर किया हुआ है। वहाँ का जो फेस्टिवल है, जो कल्चर है, उन सब चीज़ों को भी लेकर के बात की गई है। और मतलब इसके अलावा रिलीजियस बिलीफ आप कह सकते हैं, जो गांव का है, रिलीजियस बिलीफ। उसके अलावा आप और क्या चीज़ है? रिलीजियस बिलीफ के अलावा फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स और डिफरेंट कास्ट, और उन कास्ट में भी हाई कास्ट के लोग, लो कास्ट के लोग, ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। और फिर भी उनमें काफ़ी यूनिटी है, इसको लेकर के जो है डिफरेंट कास्ट की बात की गई है, और यूनिटी अमंग देम, यूनिटी अमंग विलेजर्स, यूनिटी अमंग विलेजर्स। सो यू फाइंड दीज थिंग कि किस तरह से जो है इसमें यही सारी चीज़ों को लेकर के दिखाया गया है, कैसे इनमें लेकर के बात की गई है। और देवी केंचम्मा को आपको ध्यान में रखना है, और उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट का भी जिक्र किया गया है। दीज थिंग्स यू फाइंड। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो और भी चीज़ें हैं, वो चीज़ क्या है? अगर मैं बात करूँगा कि सिक्स्थ पॉइंट की थर्ड पर्सन नरेटर को लेकर के बात की गई है।
next point, subject taken from history. Taken from history. 8वां, village has been idealized. Village has been idealized. IDEALISED. Village has been idealized. 9वां, local deity and culture. 10वां, unity in diversity. यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सो व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट्स यू कम टू नो कि रियली में ये सारे पॉइंट्स रहे हैं जिसमें हम ये बात कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, और तमाम चीज़ें ऐसी रही हैं जहाँ पर हमें चीज़ों को लेना है, समझना है या कोशिश करनी है. सो वी ऑल हैव टू गो विद दीज पॉइंट्स. इतना चीज़ें हैं, लेकिन इतना मेरा बताने का मतलब देखिए एक चीज़ है कि जो आपका विद इन दिस वीक ज़्यादातर चीज़ों को जो है उसको कवर करना है, तो मैं बहुत चीज़ों को डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपसे मैं ज़रूर कहता हूँ कि अगर मैंने आपको हल्का सा इशारा किया कि यू हैव टू गो विद दिस नावल, तो एक बार समय निकाल करके स्टोरीज पढ़ लीजिएगा. मैं आपसे केवल क्रक्स को शेयर कर रहा हूँ, समरी में नहीं शेयर कर रहा हूँ. मैं आपको उसके उन पॉइंट्स को लेकर के बात कर रहा हूँ कि ओल्ड नरेटर क्या है, कंचम्मा कौन है, और कांथापुरा जो टाइटिल है उसका क्या मतलब है, और वहाँ का अपना जो नावल का जो स्पिरिट है उसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट का असर कैसे है, और क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है, वहाँ का अपना लोकल कल्चर है, लोकल डेटी है, रिलीजियस बिलीफ है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है. तो मैं उसके मेन हेड्स को लेके बात कर रहा हूँ. मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि घटना कैसे शुरू होती है और कहाँ जाके ख़त्म होती है. जब आप इन सारी चीज़ों को पा जाएंगे और एक नज़र में अगर आप उसकी स्टोरी को पढ़ेंगे तो यू विल कम टू नो कि घटना कैसे शुरू होती, कहाँ ख़त्म होती है. इतनी सारी चीज़ों को लेकर के आपसे आज मुझे बात करना था. नाउ जस्ट गिविंग दिस फाइनल टच, you can means we will meet